नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एड्यू सचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2011 की जनगणना का एक ऐसा संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो बुनियाद हैं जिन पर अक्सर सवाल बनते हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस सेशन के बाद जनगणना से जुड़ा कोई भी सवाल आपको मुश्किल ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हर एक तथ्य को गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जनगणना के इतिहास को जानेंगे, फिर 2011 के जो बड़े बड़े आंकड़े हैं उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम जनसंख्या की वृद्धि दर को समझेंगे, फिर घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। विशेष समूहों के आंकड़ों को भी देखेंगे और आखिर में कुछ ऐसे जरूरी तथ्य देखेंगे जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। किसी भी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव देखनी पड़ती है ना? तो 2011 के आंकड़ों में गोता लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह जनगणना का इतना बड़ा काम आखिर शुरू कैसे हुआ और कौन सी व्यवस्था इसे चलाती है। क्योंकि देखिए, जनगणना सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, ये तो एक तरह से पूरे देश का एक्सरे है जो हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और किधर जा रहे हैं। यहाँ भारत में जनगणना के कुछ अहम पड़ाव दिखाए गए हैं। इसकी शुरुआत देखिए 1830 में ढाका में एक शहर की जनगणना से हुई, लेकिन बड़े लेवल पर पहली कोशिश हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। पर यह नॉन सिंक्रोनस थी, मतलब पूरे देश में एक साथ नहीं हुई। जो पहली व्यवस्थित और पूरे देश में एक साथ होने वाली जनगणना थी वो हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, और यहीं से हर 10 साल पर जनगणना की परंपरा शुरू हुई। और हाँ, आजाद भारत की हमारी पहली जनगणना 1951 में हुई थी। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, ये पूरा काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर आता है और इसे संभालता है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का ऑफिस। इसे कानूनी ताकत मिलती है जनगणना अधिनियम 1948 से। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली और इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये सारे नाम और तारीखें एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो बड़े बड़े नंबर्स जो 2011 में भारत की कहानी बताते हैं और जो अक्सर एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो 2011 में भारत की कुल आबादी थी 121.08 करोड़, मतलब 1.21 अरब से भी ज्यादा। सोचकर देखिए, उस वक्त दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय था, पूरी दुनिया की आबादी का 17.5%। इस आबादी में 62.37 करोड़ पुरुष थे और 58.64 करोड़ महिलाएं थीं। हम चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश थे। लेकिन यह आबादी पूरे देश में एक जैसी नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य था, जहां अकेले ही देश के करीब 16.5% आबादी रहती थी, और दूसरी तरफ था सिक्किम, सबसे कम आबादी वाला राज्य। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर थी और लक्षद्वीप सबसे नीचे। ये जो असमानता है ना, यही संसाधनों के बंटवारे और राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो ठीक है, हमारी आबादी बहुत बड़ी थी, ये तो हम समझ गए। पर सवाल यह है कि 2001 से 2011 के बीच ये बढ़ किस रफ्तार से रही थी? क्या हम और तेजी से बढ़ रहे थे या रफ्तार कुछ धीमी हुई थी? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। यहां एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। देखिए, 1991 से 2001 के दशक में हमारी आबादी 21.54 की दर से बढ़ी थी, लेकिन 2001 से 2011 के बीच ये दर घटकर 17.64% रह गई। ये लगभग 4% की गिरावट एक बहुत बड़ा और अच्छा संकेत था। ये दिखा रहा था कि जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार अब धीमी पड़ रही थी। तो दशकीय वृद्धि दर थी 17.64%, और अगर हम सालाना औसत देखें तो वो थी 1.64%। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम राज्यों को देखते हैं। एक तरफ मेघालय में 27.8% की जबरदस्त वृद्धि हुई, वहीं दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था नागालैंड का -0.47%। सोचिए, आबादी बढ़ने की बजाय घट गई। ये एक बहुत ही असाधारण बात थी। नागालैंड की कहानी तो एक राज्य की थी, लेकिन भारत के इतिहास में एक साल ऐसा भी आया था जब पूरे देश की आबादी कम हो गई थी। और ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। 1921,
इसे महाविभाजक वर्ष या द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ये अकेली ऐसी जनगणना थी जिसमें भयानक अकाल और बीमारियों की वजह से जनसंख्या में नेगेटिव ग्रोथ यानी -0.31% की गिरावट देखी गई थी। चलिए अब सिर्फ संख्या से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समाज की सेहत को समझने वाले 3 सबसे जरूरी इंडिकेटर्स पर ध्यान देते हैं। यह है जनसंख्या घनत्व यानी लोग कितने पास पास रहते हैं, लिंगानुपात और साक्षरता दर। जनसंख्या घनत्व में एक दशक में काफी बढ़ोतरी हुई। 2001 में 1 स्क्वायर किलोमीटर में औसतन 325 लोग रहते थे, जो 2011 तक बढ़कर 382 हो गए। इसका मतलब साफ है, हमारी जमीन पर, हमारे शहरों पर, हमारे संसाधनों पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। और ये नक्शा तो कमाल का अंतर दिखाता है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं। और दूसरी तरफ बिहार है, जहां 1106 लोग रहते हैं, और देश की राजधानी दिल्ली में तो ये आंकड़ा 11,320 है। मतलब पैर रखने की जगह नहीं। ये दिखाता है कि भारत में लोगों का बसाव कितना असमान है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में ये आंकड़ा 943 था। ये 2001 के 933 के आंकड़े से बेहतर था, जो एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक कदम। लेकिन पूरी कहानी इतनी सीधी नहीं है। देखिए, ओवरऑल लिंगानुपात में केरल का प्रदर्शन शानदार था, 1084, यानी वहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। वहीं हरियाणा 879 के साथ सबसे नीचे था। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चिंता की बात थी, वो था बाल लिंगानुपात, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों में। यहां भी हरियाणा 834 के साथ सबसे नीचे था, जो एक बहुत गंभीर सामाजिक समस्या की तरफ इशारा कर रहा था। और ये दोस्तों एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बात थी। भले ही ओवरऑल लिंगानुपात सुधरा हो, लेकिन बाल लिंगानुपात 2001 से 927 से घटकर 2011 में 919 पर आ गया। ये आजादी के बाद का सबसे निचला स्तर था। ये गिरावट साफ साफ दिखा रही थी कि समाज में बेटे की चाहत और कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयां कितनी गहरी थीं। चलिए अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं, साक्षरता। इस मामले में देश ने एक दशक में बहुत अच्छी तरक्की की। राष्ट्रीय साक्षरता दर 2001 के 64.8% से बढ़कर 2011 में 74.04% हो गई। ये करीब 10% की छलांग थी, जो दिखाती है कि शिक्षा के लिए चलाए गए अभियान सफल हो रहे थे। कुल साक्षरता तो 74.04% थी, लेकिन यहां भी एक लेकिन है। वो है पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता के बीच का बड़ा फासला। पुरुषों की साक्षरता 82.14% थी, तो महिलाओं की सिर्फ 65.46%, लगभग 17% का अंतर। एक बार फिर केरल 94% के साथ सबसे आगे था, जबकि बिहार 61.8% के साथ सबसे पीछे। ये टेबल इस कहानी को और साफ करती है। केरल पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता में टॉप पर है। लेकिन राजस्थान को देखिए, जहां पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का अंतर 27.85% था, जो देश में सबसे ज्यादा था। वहीं मेघालय में यह अंतर सबसे कम था, और बिहार दोनों ही मामलों में सबसे पीछे था, जो वहां की चुनौतियों को दिखाता है। अब अपनी चर्चा को थोड़ा और गहरा करते हैं और आबादी को कुछ खास सामाजिक समूहों में बांटकर देखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही ग्रामीण शहरी विभाजन। इससे हमें समाज के अलग अलग वर्गों की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। 2011 में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा थी, जो देश की कुल आबादी का 16.6% थी। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या 10.43 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 8.6% थी। अगर संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा एससी आबादी उत्तर प्रदेश में और प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में थी। इसी तरह सबसे ज्यादा एसटी आबादी मध्य प्रदेश में और प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप में थी। एससी आबादी के बारे में कुछ और जरूरी बातें। इनकी दशकीय वृद्धि दर 20.8% थी, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ी ज्यादा थी। इनका लिंगानुपात 945 था, जो राष्ट्रीय औसत 943 से थोड़ा बेहतर था। ये एक अच्छा संकेत है। और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में कोई एससी आबादी दर्ज नहीं की गई।
अब एसटी आबादी की बात करें तो यहां सबसे बड़ी और अच्छी खबर थी इनके लिंगानुपात में एक जबरदस्त सुधार। ये 2001 के 978 से बढ़कर 2011 में 990 हो गया। ये एक शानदार विकास है। गोवा में इनका लिंगानुपात सबसे अच्छा था, 1046। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई एसटी आबादी नहीं है। ये स्लाइड हमें साफ साफ याद दिलाती है कि 2011 में भारत की आत्मा गांव में बसती थी। देश की 68.8% आबादी यानी लगभग 83.3 करोड़ लोग गांव में रहते थे, जबकि 31.2% आबादी यानी 37.7 करोड़ लोग शहरों में थे। हालांकि ये आंकड़ा ये भी दिखा रहा था कि शहरीकरण की रफ्तार बढ़ रही थी। इस टेबल से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी रहती है, जबकि महाराष्ट्र, जहां मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहर हैं, वहां सबसे ज्यादा शहरी आबादी है। अगर प्रतिशत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा ग्रामीण राज्य है, लगभग 90% आबादी गांवों में रहती है, और गोवा सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य है, जहां 62% से ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहां हम कुछ ऐसे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। ये बोनस पॉइंट्स की तरह हैं, इन्हें ध्यान से समझिएगा। अमर्त्य सेन की मिसिंग विमेन या लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि कुदरती तौर पर महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए, लेकिन जब किसी समाज में महिलाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है तो सवाल उठता है, बाकी महिलाएं कहां हैं? इसका जवाब है लिंग के आधार पर भेदभाव, उपेक्षा और कन्या भ्रूण हत्या। यही हमारे कम लिंगानुपात की जड़ है। दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है मानव पूंजी निर्माण। ये टी.डब्ल्यू. शल्स ने दिया था। ये एक बड़ा फैंसी सा टर्म लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन उसके लोग होते हैं। अगर हम लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करते हैं तो हम सिर्फ समाज सेवा नहीं कर रहे, बल्कि हम देश की आर्थिक तरक्की की नींव रख रहे हैं। एक पढ़ा लिखा और स्वस्थ इंसान ही देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देता है। और अब कुछ फटाफट वाले फैक्ट्स, इन्हें तो बस रट लीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। भारत 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था। 2011 की जनगणना का शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका थी, और उस समय देश में कुल 640 जिले और लगभग 6,40,000 गांव थे। और अंत में एक बार फिर याद करते हैं 2011 की जनगणना का आधिकारिक नारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये हमें बताता है कि ये आंकड़े सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं है, बल्कि ये वो आईना है जिसमें देखकर हम अपने आने वाले कल की नीतियां और योजनाएं बनाते हैं। 2011 का ये डेटा उस भारत की तस्वीर है जो अब 1.5 दशक पुराना हो चुका है। तब से लेकर आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, देश बहुत बदल गया है। अगली जनगणना जब भी होगी, वो हमें बताएगी कि इन सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया और किन नई चुनौतियों और सफलताओं की कहानियां लिखी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।